स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, और आज उसको हम दोनों तरह से ऐसे समझाएंगे कि उसकी थ्योरी भी क्लियर कर देंगे और प्रैक्टिकल में किस तरह से उसको परफॉर्म करना है वो भी आपको पूरा समझा देंगे, कैसे सर्किट जोड़ना है और क्या करना है। तो बड़े तसल्ली से आसानी से एक एक चीज को अच्छी तरह सुनते चलिए, समझते चलिए। पहला क्वेश्चन जो बनता है दिमाग में कि ये मीटर ब्रिज है क्या और ये ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? व्हीट स्टोन ब्रिज। ये थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज, जिसकी सहायता से हम किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना यार? व्हाट इज मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge by which unknown resistance or specific resistance of a wire can be measured। ठीक है ना? अब इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा बिकॉज इसके अंदर हम 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं। एक वायर 1 मीटर लॉन्ग होगा और उसको हम मीटर ब्रिज के अंदर लेते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक तो 1 मीटर लॉन्ग वायर और प्रिंसिपल किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज। क्लियर है कि नहीं? अब पहला क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? तो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आपका एक सर्किट है जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया उसके बारे में देता हूं बिकॉज इसके प्रिंसिपल बेस्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका प्रिंसिपल थोड़ा सा पता होना जरूरी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए, ये हमारे 4 रेजिस्टेंस हैं P, Q, R, S। तो जब ये 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करें कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए लाइक दिस, आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बन गया ABCD। 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R, S, इनको ऐसे अरेंज किया अपन ने, ये क्या फॉर्म हो गया है? क्वाड्रिलेटरल। इस प्रकार का जो सर्किट बनता है उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन का गेहूं और पत्थर से कहीं कोई लेना देना नहीं है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है ना? उनके नाम पे ये एक्सपेरिमेंट है, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S कैसे अरेंज्ड हैं, और A और B के बीच में रेजिस्टेंस P है, B और C के बीच में रेजिस्टेंस Q है, A और D के बीच में रेजिस्टेंस R है और C और D के बीच में रेजिस्टेंस S है। ठीक है ना? तो ये 4 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए। A और C के बीच में अपन क्या करते हैं? एक सेल लगा रखे हैं, ये सेल है, और ये एक की है, प्लग की। तो एक सेल और एक प्लग की अपन लगा देते हैं बिटवीन A एंड C, और बिटवीन B एंड D हमने लगा रखा है एक गैलोमीटर और एक की केबल। गैलोमीटर का क्या काम होता है ये भी आपको बता दें। गैलोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक किया जा सकता है। तो इट इज यूज्ड टू चेक द फ्लो ऑफ करंट, और अगर फ्लो हो रहा है तो कितना फ्लो हो रहा है मेजर करने के भी काम आता है। तो गैलोमीटर इज यूज्ड टू check and measure the current flowing in the circuit। गैलोमीटर में एक स्केल होती है, सर्कुलर स्केल, ठीक बीच में होता है 0 और दोनों साइड उसकी रीडिंग्स रहती हैं। एक पॉइंटर होता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होता गैलोमीटर में तो ये पॉइंटर जो है वो ठीक बीच में रहता है। ये गैलोमीटर का बता रहा हूं मैं, गैलोमीटर की स्केल, इसमें क्या रहता है? सर्कुलर स्केल, ठीक बीच में 0, दोनों साइड रीडिंग रहती हैं, इस साइड भी इस साइड भी। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो गैलोमीटर का जो पॉइंटर है कहां रहेगा? 0 पे, ठीक बीच में। लेकिन करंट फ्लो होगा तो फिर ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है आइदर लेफ्ट और राइट, और डिफ्लेक्शन जब आता है तो इस बात का इंडिकेशन है कि करंट फ्लो हो रहा है, और कितना फ्लो हो रहा है ये अपन डिफ्लेक्शन मेजर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के गैलोमीटर इज यूज्ड टू चेक एंड मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है कि नहीं? डिटेक्ट भी कर सकते हैं इसकी सहायता से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, और मेजर भी कर सकते हैं फ्लो हो रहा है तो कितना फ्लो हो रहा है। तो ये गैलोमीटर है। ये सर्किट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो आप लोगों ने देखा। इसका प्रिंसिपल ये है कि हम इन 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S को इस तरह से अरेंज करें कि
प्लग की के लगाने के बाद, गैलोमीटर की के को भी प्रेस करने के बाद भी हम देखें गैलोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना हो, यानी ब्रांच बीडी में कोई करंट फ्लो ना हो, ठीक है ना। जो सेल से करंट आएगा आई हो जाएगा यहाँ पे ए पे आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक हिस्सा जाएगा I1 थ्रू P, दूसरा जाएगा I2 थ्रू Q, एंड यहाँ पे अगर ये की K1 को हम प्रेस कर दें, प्रेस किए इसको प्रेस कर दें, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इन दैट केस कुछ करंट फ्लो होगा गैलोमीटर में से, जो करंट गैलोमीटर से होकर फ्लो होता है उसको IG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर गैलोमीटर से कुछ करंट निकल गया तो Q में पूरा करंट I1 नहीं जाएगा, बल्कि करंट जाएगा I1 माइनस IG, और ये IG इधर आके D से जुड़ जाएगा, तो यहां से आगे जो करंट जाएगा वो केवल IG नहीं जाएगा, I2 प्लस IG जाएगा। I2 इधर से आ रहा था, IG यहां से जुड़ गया, तो आगे जाएगा I2 प्लस IG। ये गैलोमीटर के अंदर होता है। लेकिन अगर हम की के को प्रेस भी कर दें, फिर भी अगर कोई करंट फ्लो गैलोमीटर में से नहीं होता है, तो ब्रिज कहलाता है बैलेंस। ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा? जब गैलोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना हो। और गैलोमीटर कोई करंट फ्लो कब नहीं होगा? जब बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? जीरो। क्योंकि इफ देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल फ्लो। आग लगेगी तो धुआं उठेगा, पर आग ही नहीं लगेगी तो धुआं नहीं उठेगा। यानी अगर बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इस ब्रांच बीडी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, एनी प्रॉब्लम। और इस कंडीशन में जब गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ब्रिज बैलेंस्ड है, इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज हम देखते हैं जो रेशियो होता है पी और क्यू का, सेम वही रेशियो होता है आर और एस का। यानी ये कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। क्लियर है कि नहीं? दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बात समझ में आई? तो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आते हैं हम किस पर? मीटर ब्रिज पर। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं प्रैक्टिकल में, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? व्हाट इज अवर एम। तो एम क्या है? तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला यही बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट तो मीटर ब्रिज है, आप इससे क्या करने जा रहे हैं? व्हाट इज योर एम? तो एम पहला आपका ये बताना है आपको कि वी आर गोइंग टू फाइंड रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। या तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा आपसे, ठीक है ना। किसका? ऑफ अ वायर। एक वायर पीस आपको दिया जाएगा, उस वायर का आपको क्या फाइंड करना होगा? आपको उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमारा एम हो गया मीटर ब्रिज का। इसमें क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं। मीटर ब्रिज में क्या होता है? आपको एक मीटर ब्रिज प्रोवाइड होगा। मीटर ब्रिज में एक लकड़ी का बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड होता है एक। इस वुडन बोर्ड पे हमारे तीन ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होती हैं इस टाइप से। दो तो ऐसी होती हैं साइड में, एक एल शेप की ये है एएम, एक एल शेप की ये है वाईसी। तो एएम और वाईसी दो स्ट्रिप्स ऐसी लगी हैं साइड में, और एक स्ट्रिप यहाँ बीच में लगी होती है लंबी एनएक्स। समझ में आ गया नहीं आया? और इस तरह से लगी होती है कि इनके बीच में दो गैप्स प्रोवाइडेड होते हैं। एक गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे एमएन, एक गैप आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई। समझ में आ गया नहीं? तो वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड पे तीन कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, दो एल शेप की हैं, एक स्ट्रेट है, इनके बीच में दो गैप प्रोवाइड हैं, एमएन और एनएक्स, सॉरी एमएन और एक्स वाई। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं एसी, ये एसी एक वायर होता है जो ऑलरेडी आपको लगा मिलेगा मीटर ब्रिज के अंदर। दिस वायर इज मेड ऑफ मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। काय का बना होता है ये वायर? जनरली मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ होता है ये वायर। इस वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, इट इज 1 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है इसका। तो 1 मीटर लेंथ है इसकी, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है इसका। ऐसा एक वायर लगा होता है एसी। एसी वायर की लेंथ है 1 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बना है किसका? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। तो इतना तो ये आपका मीटर ब्रिज है। अब एक मीटर स्केल लगी होती है यहां पर, तो मैंने स्केल लिख दिया है, दिस इज मीटर स्केल, जो कि इस वायर के पैरेलल लगी होती है इसी वुडन बोर्ड पे। इतना तो मीटर ब्रिज अरेंजमेंट होता है, ये आपको बनाया मिलेगा। तो क्या क्या होगा मीटर ब्रिज के अंदर? एक बार फिर सुन लीजिए, और जैसे ही आप ये सुन लेंगे ना, तो 4 इंस्ट्रूमेंट्स 10 इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे बीच में। मीटर ब्रिज क्या कौन सा है आप देख के तुरंत पहचान लेंगे। एक लकड़ी का बोर्ड होगा, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर इस तरह की 3 स्ट्रिप्स लगी होंगी, एएम, एनएक्स एंड वाईसी। उनके बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर कैसा होगा, 2 गैप छोड़े होंगे एमएन और एक्स वाई, और वायर जो होगा 1 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रिप्स के एंड्स ए और सी के बीच में लगा होगा, और यहां पर एक मीटर स्केल इस वायर के पैरेलल लगी होगी। इतना इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। क्लियर है? अब मीटर ब्रिज के अलावा और क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इस एक्सपेरिमेंट में?
तो याद रखना इस एक्सपेरिमेंट में हमको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड, एक तो मीटर ब्रिज की जरूरत पड़ेगी हमको, पहली चीज। मीटर ब्रिज तो आपको समझ में आ गया क्या है। इसके अलावा जो आपको लगेगा वो लगेगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगेगा? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे प्लग लगे होते हैं, अलग अलग वैल्यूज लिखी होती हैं, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम, ठीक है ना, 10 ओम। आप कोई भी जो भी रेजिस्टेंस आप चाहते हैं सर्किट में, उस रेजिस्टेंस का प्लग निकाल लेंगे तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। याद रखना, जिसका प्लग आप निकालेंगे वो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम समझ में आ गया। इसकी सहायता से कोई भी एक रेजिस्टेंस अपन सर्किट में यहां लगा सकते हैं, वो नॉन रेजिस्टेंस होगा जो भी आप निकालेंगे। देन एक वायर चाहिए आपको, पीस ऑफ वायर, जिसका कि अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं। उस वायर की लेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल तो मीटर पे ये यहां पे फिक्स रहती है, लेकिन वायर की लेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल हमको चाहिए होगी, मीटर स्केल ली होगी, एक स्केल ले लेंगे अपन। इसके अलावा वायर का डायमीटर मेजर करना होगा हमको, उसके लिए अपने को एक स्क्रू गेज की जरूरत पड़ेगी। स्क्रू गेज, एक गैलोमीटर यहां रिक्वायर्ड होगा, गैलोमीटर के अलावा एक सेल रिक्वायर्ड होगी आपको, सेल के अलावा एक की आपको रिक्वायर्ड होगी। ये सेल ई है और ये की के है, तो सेल के अलावा एक की, एक प्लग की, कैसी की? प्लग की एक रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी यहां पर जॉकी की, एक जॉकी होगी, एक स्मॉल छोटी सी रॉड होती है जॉकी। एंड यहां पर जॉकी के अलावा एक कनेक्शन वायर और चाहिए होते हैं, तो कनेक्शन वायर्स चाहिए होते हैं। तो कनेक्शन वायर एक लंबा सा दे दिया जाएगा, फिर आप कैंची से काट काट के उसको, एक कैंची भी मिल जाएगी आपको, तो उसकी सहायता से आप वो जो वायर्स है, यहां पे जो सभी कनेक्शन है किसके थ्रू कर रहे हैं? कनेक्शन वायर्स के थ्रू। तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो समझ में आएगी ना? या मीटर ब्रिज, ये एक्सपेरिमेंट है जो अपन करने जा रहे हैं। तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या फाइंड करते हैं? हम फाइंड करते हैं किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? मीटर ब्रिज का आपको मैंने बता दिया। ये क्या क्या होता है इसके अंदर? एक वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के ऊपर 3 स्ट्रिप्स कॉपर की, AM, NX एंड YC, 2 गैप छोड़े होते हैं बीच में। एक मीटर स्केल होती है, जो एक वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग, मैग्नेट या कैंसलेटर का बना हुआ, क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म होता है। क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है मीटर ब्रिज के अलावा बता रही है? रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए आपको, एक वायर चाहिए जिसका कि अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, स्केल चाहिए जिससे वायर की लेंथ मेजर कर सकें, स्क्रू गेज चाहिए जिससे वायर का डायमीटर मेजर कर सकें, गैलोमीटर एक चाहिए, एक सेल, ठीक है ना, एक प्लग की, एक जॉकी और कनेक्शन वायर्स। क्लियर है कि नहीं? अब आप सर्किट देखिए कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है अपना? सर्किट जोड़ना। आपके सामने ऑपरेटर्स है, आपको ये सारे सामान दे दिए गए। अब आप लैब में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ देखिए कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब के अंदर। मीटर ब्रिज ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो आपको सेल दिया हुआ है, आप सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के एक एंड से कनेक्ट किया आपने, एंड ए से, तो एंड ए हो जाएगा हाई पोटेंशियल पॉइंट। और ठीक है ना, आपको कनेक्शन वायर दिया हुआ, कनेक्शन वायर का एक एंड पॉजिटिव से कनेक्ट किया और दूसरा एंड कनेक्ट किया किससे? ए से। ठीक है ना? यहां पे कैसे कनेक्ट करते हैं? स्क्रूज लगे होते हैं, तो स्क्रू को थोड़ा सा अपन लूज करेंगे पहले, फिर बीच में अपन कनेक्शन वायर फंसाएंगे, देन उसके बाद उसको वापस टाइट कर देंगे। ध्यान रखना कनेक्शन लूज ही रहना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक एंड यहां कनेक्ट हो गया। जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, उस नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे अपनी की को। तो एक की दी होगी प्लग की, उसके भी 2 टर्मिनल होंगे, उसका एक टर्मिनल कनेक्ट किया सेल के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को अपन ले गए और ये एंड सी से कनेक्ट कर दिया। तो वायर के 2 एंड है, वायर ए सी के, एंड ए और एंड सी। तो दोनों एंड पे अपन ने सेल के एक एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव कनेक्टेड है ए से, ए हो गया हाई पोटेंशियल पॉइंट, नेगेटिव कनेक्टेड है सी से, सी हो गया नेगेटिव पोटेंशियल पॉइंट। तो करंट जो फ्लो होगा कैसे होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट, ए से सी की ओर करंट फ्लो होगा वायर में। एनी डाउट? इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम क्या करते हैं? 2 गैप्स हैं हमारे पास, एक गैप है MN और एक गैप है XY। क्लियर है? तो गैप MN में तो हम क्या जोड़ देंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स।
तो रेजिस्टेंस बॉक्स को कहां जोड़ना है, एक गैप MN में, सपोज लेफ्ट गैप में अपने जोड़ दिया, और जो राइट गैप है हमारा XY, उसमें हम वो वायर जोड़ देंगे जिसका कि आपको रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वो वायर कहां जोड़ेंगे, XY गैप के अंदर, और तरीका वही होगा, ठीक है ना। यहां पे 2 स्क्रूज लगे होंगे, स्क्रूज को थोड़ा सा पहले लूज करके उसमें वायर फंसाएंगे, देन टाइट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? यही काम यहां करना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी 2 टर्मिनल्स होंगे, तो एक टर्मिनल यहां कनेक्ट किया, तो यहां भी वायर स्क्रू लगा होगा, थोड़ा सा लूज करके पहले उसमें वायर फंसाया, देन उसको टाइट कर दिया। यहां भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये सर्किट तैयार हो गया। 2 गैप्स हैं, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लग गया, एक गैप में क्या लग गया, वो वायर जिसका अननोन रेजिस्टेंस में फाइंड करना है, ठीक है ना। सेल लग गई, की लग गई, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से, नेगेटिव टर्मिनल की के थ्रू वायर के दूसरे एंड सी से। अब बचे हमारे कौन, गैल्वेनोमीटर, प्लग की तो यहां लगा दिया, गैल्वेनोमीटर बचा, जॉकी, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, ये 2 चीजें बची हमारी। तो ये जो हमारा बीच वाली स्ट्रिप थी NX, ठीक है ना, इस स्ट्रिप के जो मिड पॉइंट होगा D, यहां पर भी एक स्क्रू लगा होगा, उसको थोड़ा सा अपन ने ऊपर करके और वहां से एक वायर कनेक्ट किया, उस वायर का एक एंड कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एंड कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल से अपन ने कनेक्ट किया किसको, जॉकी को। दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया किसको, जॉकी को। समझ में आ गया नहीं, कहां से, ये जो बीच वाली स्ट्रिप है NX, इसकी मिड पॉइंट D से, तो क्या क्या कनेक्ट कर दिया D से, एक गैल्वेनोमीटर G और एक जॉकी। समझ में आ गया नहीं आया, जॉकी एक स्मॉल रॉड जैसी होगी, ठीक है ना। तो इतना जब अपन ने कर लिया तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। और अब एक बात का ध्यान रखना कि जॉकी का जो काम है वो मेन क्या है, कि जैसे हम प्लग की के का लगाएंगे, सेल से करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी एक नॉन रेजिस्टेंस का प्लग अपन निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर। अब अगर हम जॉकी को, जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, जॉकी को वायर पे कहीं भी टच कराएं तो वायर से करंट जाएगा जॉकी में, और जॉकी के थ्रू जाएगा किसमें, गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम करते ये हैं कि जॉकी को पहले हम वायर के एंड ए के पास टच कराएंगे। जैसे ही एंड ए के पास हमने वायर को जॉकी को टच कराया, हम देखेंगे कि देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जॉकी को टच कराते ही क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, किसी एक साइड आएगा। तो मान लिया टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाता है, जब हमने जॉकी को वायर के एंड ए के पास टच कराया, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन नोट करना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मान लिया टुवर्ड्स लेफ्ट आता है। देन इसके बाद हम उसी जॉकी को अब वायर के दूसरे एंड के पास ले जाएंगे, और दूसरे एंड सी के पास भी जॉकी को टच कराएंगे। जैसे ही टच कराएंगे तो क्या होगा, अगेन गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो बदल चुकी होगी। अगर ए के पास टच कराने पर डिफ्लेक्शन डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आई थी, तो सी के पास टच कराने पे डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट आ जाएगी। और इससे एक बात क्लियर हो रही है कि यानी कि बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, जब जॉकी को वायर पे वहां टच कराएंगे हम, तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ना तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी ना टुवर्ड्स राइट होगी, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन, बीच में रहेगा पॉइंटर। जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन वाला जो पॉइंट होगा, दैट विल बी नोन एज नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। और जॉकी की सहायता से मेनली हमें फाइंड यही करना होता है, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो सर्किट हमारा बनके तैयार है, इसको कंपेयर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से। समझ में आ गया? तो यहां पर इतना और बता दें कि मान लिया बैलेंस पॉइंट यहां आ गया बी पे, मीटर स्केल लगी होती है, मीटर स्केल पे अपन बैलेंस पॉइंट की पोजीशन नोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो मान लिया कि अब ये बैलेंस पॉइंट बी है यहां पर, तो जो वायर पूरा एसी था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट कौन से हो गए, ए बी और बी सी। हालांकि वायर तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो रेजिस्टेंस तो इसका जो है यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन ऐसे में अगर आप देखें कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। तो अगर ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या था, पी, तो यहां भी हम ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं पी। तो वायर एक ही है, लेकिन वायर के 2 पार्ट्स हो गए, ए बी एंड बी सी। तो पार्ट ए बी का रेजिस्टेंस अगर हम पी मान रहे हैं, तो पार्ट बी सी का रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहां भी बीसी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू है, एबी के बीच का रेजिस्टेंस पी है। अब इस सर्किट से कंपेयर करें तो पूरी कहानी अपनी पूरी तैयार हो चुका है। सर्किट देखिए,
व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करना, वहां पे ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या था, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस था पी। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, वहां बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू था, यहां भी देखिए बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू है। क्लियर है कि नहीं? वहां देखिए ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस आर था, तो यहां भी ए और डी के बीच रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स का जो भी नोन रेजिस्टेंस होगा वो आर। क्लियर है कि नहीं? फिर सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस वहां पे क्या था, एस, यहां भी सी और डी के बीच रेजिस्टेंस क्या है, एस। ए और सी के बीच में वहां पे क्या था एक्सटर्नल सर्किट में, एक सेल ई और एक की के। यहां भी आप देख सकते हैं ये ए और ये सी, इनके बीच में एक्सटर्नल सर्किट में एक सेल ई है और एक की के है। बी और डी के बीच में क्या था, गैलोमीटर, तो बी ये रहा, डी ये रहा, बी और डी के बीच में यहां पे भी क्या है, गैलोमीटर है, और जो की के1 है उसका काम यहां पे कौन कर रहा है, जॉकी। इज दैट क्लियर? तो सर्किट भी आपने मिलान कर लिया। ये किससे मिल रहा है प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से, और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सब अपन ने देख लिया। अब अपन फाइंड करने जा रहे हैं, ये मिटा रहा हूं मैं अब, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट क्या करना है, अब वो देखिए आप। थोड़ा सा मैं इसका प्रिंसिपल भी समझा दूं व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसका प्रिंसिपल यह है कि सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, मैंने आपको बताया, विद द हेल्प ऑफ जॉकी, जब अपन ये सर्किट में एक नोन रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये वायर तो लगा दिया अपन अननोन रेजिस्टेंस, एक गैप में अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, कोई भी एक नोन रेजिस्टेंस का प्लग निकाल देंगे, ठीक है ना, वो हमारा नोन रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले अपन सर्किट पूरा जोड़ के क्या करेंगे, की के प्लग को लगाएंगे, की के प्लग को लगाएंगे तब वायर में करंट जाएगा, और जब करंट जाएगा तो पहले अपन ये चेक कर लें कि टू साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, यानी ये काम पहले कर लेना है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस निकालने से पहले ही एक ये काम कर लेना कि दोनों साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं। तो आपने जैसे ही ए के पास टच कराया, डिफ्लेक्शन देखा टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, सी के पास टच कराया, फिर देखा डिफ्लेक्शन चेंज होना चाहिए, टुवर्ड्स राइट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा टू साइड डिफ्लेक्शन, या डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा, तो आप सोचिए कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो गड़बड़ है, या फिर हो सकता है कनेक्शन लूज है, टाइट नहीं है। तो सारे स्क्रूज को अच्छे से चेक कर लें, सब टाइट है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हम करते हैं क्या कि एक नॉन रेजिस्टेंस यहां से निकालेंगे प्लग, तो वो नॉन रेजिस्टेंस हमारा आर हो जाएगा, सर्किट में आ जाएगा। और अब हम जॉकी का काम शुरू करेंगे। जॉकी को एंड ए से धीरे धीरे एंड बी की ओर ले जा, एंड सी की ओर ले जा रहे हैं, और हर स्थिति में इसको स्लाइड करना जॉकी को इसके ऊपर, और स्लाइड करते समय गैलोमीटर के डिफ्लेक्शन पे बराबर नजर रहनी चाहिए, डिफ्लेक्शन चेंज होता जाएगा आपका। इधर जॉकी को आप स्लाइड करते जाएंगे वायर के ऊपर स्लाइड करते करते, ठीक है ना, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है ना, उससे आगे निकलेगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको चेक करना है, जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तुरंत वहीं जॉकी को रोक देना है, उस पॉइंट को नोट करेंगे, दैट विल बी योर बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट, और उसका डिस्टेंस मीटर स्केल पे अपन मेजर करेंगे, कहां से, हाई पोटेंशियल पॉइंट ए से। हाई पोटेंशियल पॉइंट ए से अपन ने डिस्टेंस मेजर किया, एंड लेट दैट डिस्टेंस ए बी इज सपोज एल एंड इट इज इन सेंटीमीटर्स। वो डिस्टेंस अपन नोट करेंगे, ए बी डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट होगा, वो आया सपोज एल सेंटीमीटर। तो ये हम जानते हैं कि पूरे वायर एसी की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इफ लेंथ ऑफ पार्ट ए बी ऑफ द वायर इज एल सेंटीमीटर, सो ऑब्वियस है कि जो बाकी जो पार्ट है हमारा, ये तो हो गया ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर, तो बाकी जो पार्ट है बी सी, उसकी लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? तो ए बी है एल सेंटीमीटर, तो जो बी सी है हमारा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। एनी डाउट? अब अगर हम मान लेते हैं कि वायर पूरा यूनिफॉर्म है ही, तो लेट रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर बी एक्स, ठीक है ना। वायर की पर सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस अगर अपन मान लें क्या है, एक्स है, तो फिर क्या होगा, P इक्वल्स टू क्या होगा, तो P रेजिस्टेंस है कौन सी लेंथ का, ए बी लेंथ का। ए बी लेंथ है कितनी, एल सेंटीमीटर, और पर सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स, तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, एल एक्स, तो P हो जाएगा हमारा एल एक्स। एंड व्हाट अबाउट Q, तो Q है कौन सी लेंथ का, BC लेंथ का रेजिस्टेंस, और BC लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस x है, तो 100 माइनस एल लेंथ का रेजिस्टेंस होगा 100 माइनस एल इंटू एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो P और Q की वैल्यूज निकाल ली। P रेजिस्टेंस है कितनी लेंथ का, AB लेंथ का, और पर सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हमने x माना है, और AB लेंथ है कितनी, L सेंटीमीटर, तो P इक्वल टू हो गया LX। और BC जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस है Q, BC लेंथ है कितनी 100 माइनस L सेंटीमीटर, और पर सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है X, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस LX। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, ये जो प्रिंसिपल है ये आपके एग्जाम में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी, प्रिंसिपल भी, सर्किट और प्रिंसिपल तो अक्सर आता ही है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको बता दिया था कि ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। बाय प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम जानते हैं कि P अपॉन Q इक्वल टू होता है R अपॉन S, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर अगर अपन P की जगह रख दें LX, Q की जगह रख दें 100 माइनस LX इक्वल टू R अपॉन S, तो X से X हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा फॉर्मूला L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन S। ये भी एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में कई बार इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। और पर्टिकुलरली यहां से S निकालना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, S का मल्टीप्लाई L में होगा, S L इक्वल टू R का मल्टीप्लाई होगा 100 माइनस L में, ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो यहां से S के लिए निकालें फॉर्मूला, S इक्वल टू हो जाएगा R ब्रैकेट में 100 माइनस L एंड होल अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस S। क्लियर है कि नहीं? वो अननोन रेजिस्टेंस S अगर हमारा आ गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अगर अननोन रेजिस्टेंस ही फाइंड करना तो यहीं तक करेंगे, और अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू होता है RA अपॉन L। क्लियर है कि नहीं? या अननोन रेजिस्टेंस S है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा रो इक्वल टू SA अपॉन L। ठीक है ना? यहाँ L जो है वो लेंथ ऑफ वायर है। कौन सा वायर? जो अननोन रेजिस्टेंस वायर यहाँ वायर लगाया है, उस वायर की लेंथ वो अपन मेजर करेंगे किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। तो मैंने बताया था एक स्केल भी आपको गिवन होती है, तो स्केल जो दी होगी उसकी सहायता से वायर की लेंथ अपन पहले ही मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। एंड देन इसके अलावा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए आपको स्क्रू गेज प्रोवाइडेड होगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, जैसे क्लास 11th में अपन करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज अपन क्या करेंगे? पहले डायमीटर फाइंड करेंगे, किसका? वायर का, और फिर उसके बाद डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। और एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर से अपन क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। और जब एरिया पता है, लेंथ पता है और अननोन रेजिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस फार्मूले से फाइंड हो जाएगा, रो इक्वल टू एस ए अपॉन एल। क्लियर है कि नहीं? तो ज्यादा मुश्किल काम क्या है भाई? लेंथ मेजर करना वायर की कोई मुश्किल काम नहीं, मीटर स्केल से कर लोगे आप। स्क्रू गेज का यूज आप 11th में कर चुके, तो वायर का रेडियस फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं, डायमीटर फाइंड कर लेंगे, हाफ करके रेडियस आ जाएगा, और फिर ये कैलकुलेशन सिंपल है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस एरिया आ जाएगा। यानी मुश्किल जो मेन चीज है वो क्या है, जो नया है आपके लिए, वो है आपका ये फाइंड करना, बैलेंस पॉइंट, बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल एल फाइंड करना, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अननोन रेजिस्टेंस में भी ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, कोई भी एक प्लग निकाल लिया वो नॉन रेजिस्टेंस हो गया हमारा, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी। मेन जो मेहनत करनी है, काय के लिए करनी है? एल, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने के लिए, बैलेंस पॉइंट फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट फाइंड करने के लिए। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो प्रोसीजर समझ में आ गया नहीं आया? पूरा सर्किट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, कि के प्लग को अपन ने लगा दिया, करंट फ्लो होने लगा वायर में, कोई एक नॉन रेजिस्टेंस का अपन ने निकाला प्लग, और उसके बाद चौकी को एंड ए से धीरे धीरे ले आना है, स्लाइड करते हुए एंड बी की ओर, एंड सी की ओर, और बीच में वो पॉइंट नोट करना है जहां डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ना तो लेफ्ट में हो ना राइट में, यानी ठीक बीच में हो नल डिफ्लेक्शन, वो नल पॉइंट होगा, बैलेंस पॉइंट होगा, वो नोट करना है। और मीटर स्केल नीचे लगी होती है, तो पॉइंट ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, दैट विल बी एल सेंटीमीटर। तो जो बीसी है वो हो जाएगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर हो गया आपका। अब जो भी आप करेंगे एक्सपेरिमेंट में, आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, जो बड़ा मेन काम होता है। तो क्या होगा इसके ऑब्जर्वेशन, आपने क्या क्या किए हैं, अब ऑब्जर्वेशन टेबल सुन लीजिए आप। ये ऑब्जर्वेशन टेबल अपन बना रहे हैं। बोर्ड
एग्जाम में आएगा तो खैर आपको सर्किट डायग्राम और प्रिंसिपल एंड फार्मूला ही पूछा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ऑब्जर्वेशन टेबल की बहुत जरूरत होती है। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती ऑब्जर्वेशन टेबल, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बिना ऑब्जर्वेशन टेबल के काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहला कॉलम हर ऑब्जर्वेशन टेबल का क्या होता है, सीरियल नंबर। इसके बाद यहां पर एक नॉन रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से निकालते हैं, तो सेकंड कॉलम में आप वो लिखेंगे नॉन रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट कर रहे हैं किससे, आर से। तो नॉन रेजिस्टेंस आर जो काय में होगा ओम में। फिर आते हैं आपका फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ रही है आर के अलावा, एल और 100 माइनस एल। तो पहले एल निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, सेंटीमीटर्स में आएगा। एल आ जाएगा तो फिर 100 माइनस एल भी निकल जाएगा यहीं से, और ये सब आ जाएंगे। तो फिर फॉर्मूले जो ही चीज चाहिए थी वो सब लिख दिया। नॉन रेजिस्टेंस आर चाहिए था, एल चाहिए था, 100 माइनस एल चाहिए था। लास्ट में अपन वो लिखेंगे जो फाइंड करना है। तो ये तो नॉन रेजिस्टेंस था आर, फाइंड क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस एस, और उसका फॉर्मूला लिख देंगे इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। क्लियर है कि नहीं? रेजिस्टेंस काय में आएगा, ओम में। ये काय में आएगा, ओम में। ठीक है ना? ये आपने ऑब्जेक्टिव टेबल बनाई। करना क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले सर्किट कंप्लीट किया अपन ने। सर्किट कंप्लीट करने के बाद की के प्लग को लगाया, वायर में करंट फ्लो होने लगा। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक नॉन रेजिस्टेंस अपन ने निकाला। सपोज जो रेजिस्टेंस हमने निकाला वो 2 ओम का निकाला। क्लियर है कि नहीं? जैसे हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने जॉकी को लिया और उसको पॉइंट ए जो एंड ए है वायर का, वहां से स्लाइड करते हुए कहां की ओर ला रहे हैं, दूसरे एंड सी की ओर। और लाते समय हर स्थिति में अपन गैलोमीटर जो लगा है उसका डिफ्लेक्शन को चेक करते जा रहे हैं। हमें वो पोजीशन नोट करनी है जब गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0। जैसे वो आ गया वहां पे अपन ने फिट किया, फिक्स किया, और अपन ने क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया L सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस L कहां से आएगा, हाई पोटेंशियल पॉइंट ए से। किसका पॉइंट डिस्टेंस है वो, आपके बैलेंस पॉइंट का। और मान लिया वो कुछ भी आ सकता है, सपोज 42 सेंटीमीटर आ गया, डेसिमल में भी आ सकता है 42.3, 45.4, जो भी आया वो आपका डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट है। वो तो आप मेजर कर ही लेंगे, स्केल से मेजर करना है, बस स्केल में देखना है अपने को कहां है भी, और पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस देखना है कितना है। क्लियर है कि नहीं? ये आ गया सपोज अपना 42 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस एल कर लेंगे फटाफट। 42 को 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 42 विल बी 58 सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम? देन उसके बाद हमने ये वैल्यूज यहां रखी। यहां रखने के बाद फॉर्मूले से कुछ कैलकुलेट करके आ जाएगा, वो जो भी आ जाएगा वो हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी किसकी, एस की। अब इसके बाद आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा रेजिस्टेंस आपने ले लिया, सपोज 5 ओम ले लिया, ठीक है नहीं? तो 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए अपन ने सब वही प्रोसीजर रिपीट किया, बस केवल क्या किया, जो 2 ओम का था वो निकाला था वो लगा दिया वापस, और क्या ले लिया, 5 ओम का निकाल लिया। तो अब 5 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। उसके लिए ऑब्वियसली बैलेंस पॉइंट कुछ अलग आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो बैलेंस पॉइंट अपन ने एल फाइंड किया पहले, बैलेंस पॉइंट जैसे ही आ गया, एल मिल गया तो 100 माइनस एल कर लेंगे, एक और वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यूज रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो एस की एक और वैल्यू आ जाएगी। ऐसा काम एटलीस्ट आप 3 टाइम्स कर लें, पैरिटी को 3 टाइम्स रिपीट कर लेना चाहिए। एक बार 2 ओम के लिए कर ले, 5 ओम कर लेंगे, 10 ओम के लिए कर लीजिए आप। ऐसी मतलब जो भी आपकी लेना चाहें, 2-3 वैल्यूज आप लेके और एल निकालेंगे, 100 माइनस एल निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपकी करीब 3 वैल्यूज आप निकाल लें, जिससे कि अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोप्रिएट वैल्यू आपकी आ पाए। क्लियर है कि नहीं? अब इन तीनों वैल्यूज का लास्ट में अपन ले लेंगे मीन। तो मीन एस इक्वल टू डैश 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 जो भी आएगा आपका, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इकाई में आएगा, ओम में। तो कैसे आएगा, जो 3 वैल्यूज हमारी आ चुकी होंगी ना, उनका मीन लेने के लिए मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 3 अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, तीनों को ऐड किया अपॉन 3 कर दिया, ये आपका मीन आ जाएगा एस। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस ही फाइंड करने को कहा है तो वही आपका काम हो गया कंप्लीट। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू हो जाएगा एस ए अपॉन एल। एस आ चुका है, अब अपने को ए और एल फाइंड करना है। लेंथ ऑफ वायर कई बार आपको बता दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्केल से मेजर करनी है लेंथ ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा, स्क्रू गेज की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे,
पहले डायमीटर का हाफ करके रेडियस और फिर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में रख के क्या निकल जाएगा ए। तो इस तरह से आपका फॉर्मूले में पुट करके क्या निकाल सकते हैं अपन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से मीटर ब्रिज वाला पूरा पोर्शन कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल है ये आपका 12th बोर्ड के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल मीटर ब्रिज जो रिलेटेड है आपके चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तसल्ली से हमने आज डिटेल में इसको समझा दिया और जब आप इसको लैब में आप करेंगे तो अब आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।